संविधान क्या कहता है कि अमेंडमेंट सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि वो क्या कारण थे जिसके कारण संविधान में पहला अमेंडमेंट लाया गया। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पहले अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, क्या इसके संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो पहला संविधान संशोधन पास होता है और तुरंत ही इस संशोधन की संवैधानिक वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब पहले संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के सामने लाया जाता है तो इस पर बहुत तीखी बहस होती है। विरोधियों का जो मेन तर्क था वो ये था कि हमें पहले आम चुनाव करवाना चाहिए और संविधान में संशोधन करना भी है तो व्यापक रूप से चुने गए सांसद इसका निर्णय करें, क्योंकि अभी तो संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी और संविधान सभा के सदस्यों को भारत की बहुत लिमिटेड जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने चुना था। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस पे हमारा वीडियो देखिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यही संविधान सभा अभी अनुच्छेद 379 के अनुसार संसद का भी काम कर रही थी। अब यह आर्टिकल डिलीट कर दिया गया है, इसकी जरूरत ही नहीं रही। तो जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाते हैं तो उनके विरोध में जो थे उनका कहना था कि पहले हम आम चुनाव करवाएं और फिर जब संसद के दोनों सदनों का गठन हो जाए तो उस पे यह छोड़ दिया जाए कि वो संविधान में क्या संशोधन लाना चाहते हैं। मगर संसद में विरोधियों की संख्या कम थी और अमेंडमेंट का प्रस्ताव वहां तो पास हो जाता है, मगर अब यही तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या संविधान के अनुसार ये संसद संविधान में संशोधन ला सकती है। केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने आर्टिकल 368 जो कि संविधान में अमेंडमेंट लाने का प्रोविजन है पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि 368 में साफ साफ लिखा है कि संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए और अभी तो राज्यसभा का गठन ही नहीं हुआ है। तो फिर ये पहला संवैधानिक संशोधन जो पास हुआ है वो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है, तो कोर्ट को इसे निरस्त कर देना चाहिए। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि आर्टिकल 379 इस प्रोविजनल पार्लियामेंट को वो सारे कार्यों को करने का पावर देती है जो संविधान के अंदर पार्लियामेंट कर सकती है, तो यह अमेंडमेंट भी कर सकती है। इस तर्क में कोई खास दम नहीं है। लेकिन विरोधियों के पास इस पहले अमेंडमेंट की संवैधानिक वैधता को चैलेंज करने के लिए एक और तर्क था, वो था आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के आधार पे। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि संसद ऐसी कोई भी लॉ नहीं बना सकती है जो मूलभूत अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को छीनती या कम करती हो। और पहले संवैधानिक संशोधन का तो उद्देश्य ही था फंडामेंटल राइट्स के दायरे को कम करना। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसे पास करके संसद संविधान में अमेंडमेंट लाती है वो लॉ है क्या? क्योंकि अगर ये लॉ है फिर फंडामेंटल राइट्स के दायरे को कम नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन लाने की जो प्रक्रिया होती है वो साधारण लॉ पास करने की प्रक्रिया नहीं है। जब संसद संवैधानिक संशोधन को पास करती है तो वो एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। मतलब तब संसद एक प्रकार से संविधान सभा बन जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं होते हैं, इसलिए वो आर्टिकल 13 की परिधि से बाहर होंगे। मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 संवैधानिक संशोधनों पे लागू नहीं होगा। मतलब संसद आर्टिकल 368 में दिए गए प्रक्रिया को पूरा करते हुए संविधान के किसी भी प्रोविजन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है। तो इसके बाद शुरू होता है एक के बाद एक अमेंडमेंट लाना। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे संशोधन पे। ये 6 संशोधन संसद के द्वारा सिर्फ 6 साल के अंदर लाए जाते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, मगर एक बार फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।